तो इक्विलिब्रियम है नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें होता क्या है इक्विलिब्रियम में? इसमें दो चीज मेन ध्यान रखनी है। पहला कि जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे आपका हो गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है ये चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा लेकिन इनमें से किसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इसमें दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों के दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें से जो मेन प्रेफरेंस देता है वो पहले वाले को। कि अगर आपने कोई रिएक्शन किया, जैसे ए है और ये बन गया बी, तो इसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। इसकी पहचान क्या है? ये डबल हेडेड एरो, इस तरीके से दोनों साइड में एरो जाता है, इसको इंडिकेट करने का तरीका है। इसमें अगर सपोज करो कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया और ये 10 ग्राम है, टेम्परेचर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 एटीएम प्रेशर, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स सपोज 10 ग्राम को ले लेते 1 मोल, और इसका जो वॉल्यूम है अगर सपोज करो 22 लीटर है। तो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो अब ये सारी चीजें हैं ये चेंज नहीं होंगी, ये फिक्स होंगी। ऐसी अगर इसका है 2 मोल तो ये उतने में ही रहेगा। टेम्परेचर लगभग दोनों का सेम ही होता है या डिफरेंट हो, और वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, 10 लीटर होगा। प्रेशर भी अलग अलग हो सकता है या सेम हो। तो अगर इसका जो भी कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में सेम रहेगी, इसकी जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में सेम रहेगी। तो इस स्टेट में अगर जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एसेट्रा, डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट का हो और चाहे प्रोडक्ट का हो। ठीक है, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये पहला वाला पोर्शन है आपका रिएक्टेंट और जो सेकंड वाला पोर्शन है आपके पास है प्रोडक्ट का, इन दोनों में से किसी में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेट में। समझ में आ गया ये? यस सर। अब आता है इसमें टाइप्स। इसके जनरली 2 टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। टाइप्स है फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसके 2 टाइप होंगे, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और सेकंड होता है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या होंगे, फिजिकल जो स्टेट होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से जो फिजिकल स्टेट है इसमें चेंज होता है कुछ भी, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी जिसमें फिजिकल चेंज होगा। द इक्विलिब्रियम इन विच फिजिकल चेंज अकर, अगर फिजिकल चेंज होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल में क्या होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज कहेंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम ओ रिएक्शन कहेंगे, एक ही बात है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन और या चेंज का मतलब क्या होता है कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें मेन क्या होगा, जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म्ड हो जाएगा विद न्यू प्रॉपर्टीज, विद न्यू प्रॉपर्टीज।
तो अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा तो उसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर न्यू तो नहीं है लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे वाटर है आपके पास, वाटर पहले सॉलिड में था, अब ये सॉलिड से आपने हीटिंग करी, उसको चेंज कर दिया लिक्विड में, तो ये फिजिकल में आएगा, यानी उसमें फिजिकल स्टेट में चेंज हो गई। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब जिसमें क्या होगा, द इक्विलिब्रियम इन विच फिजिकल चेंज अकर। और ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द इक्विलिब्रियम इन विच केमिकल चेंज अकर। केमिकल का मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, और फिजिकल का मतलब केवल फेज चेंज होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिस्क्रिप्शन हो गया, समझ में आ गया दोनों? यस सर। अब देखो इसमें से करेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम की, करेक्टरिस्टिक्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इसमें पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जनरली ये कहाँ पे होगा, क्लोज्ड वेसल में होगा, क्लोज्ड वेसल में जो भी रिएक्शंस होगी क्लोज में होंगी। क्योंकि इसमें सपोज करो गैस बनेगी और आपने इसको अगर ये इसे ओपन कर दिया, तो अगर ये लिक्विड है, आपने हीटिंग करी और ये किस में हो गया चेंज, गैस में, तो गैस के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो गैस बनेगी नहीं, तो गैस तो उड़ जाएगी, तो फिर गैस दोबारा किस में चेंज नहीं हो सकती, लिक्विड में। तो अगर लिक्विड है और आपने उसको गैस बना दिया, तो गैस से लिक्विड में बंद करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब क्लोज्ड वेसल होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए इसमें, क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। अब देखो इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि जितने भी अभी हमने उसको वही डिस्कस किया था कि ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कई ऐसी भी चीजें होती है जो मेजर नहीं हो पाती, तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो सब सेम रहती है, रिमेन सेम या कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने कहा इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, तो जितनी उसकी क्वांटिटी है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, तो उसमें कुछ भी होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने का। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कब, जब से मैंने कहा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, तो वैसे ही जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सारी सेम होगी। तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें, थर्ड पॉइंट होता है कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुक गई। मैंने कहा कांस्टेंट है तो रुक गई, ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन जैसे ए है, ए से बी बन रहा है, तो कंटिन्यूअसली जैसे इतना चेंज हुआ एक्स, और यहाँ बी से ये चेंज हुआ वाई, तो कंटिन्यूअसली उतना ही चेंज होता रहेगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस हिसाब से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उसी हिसाब से बैकवर्ड रिएक्शन में चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक, यानी मूवमेंट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गई, रुकेगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, रुकने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्टैटिक हो गई, लेकिन ये डायनामिक होती है। तो डायनामिक का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। ठीक है, यस सर। हाँ। और लास्ट इसमें है कि जो आपका
करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है इसमें फिजिकल वाले में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं हो सकती आपकी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे जो कुछ भी पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे। ये हमें पता है कि अगर वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 होगा तो फिक्स है, अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो 100 होगा तो फिक्स है, तो ये इसकी वैल्यू जनरली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपका ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं आपके पास। टाइप्स में आता है पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सेकंड आता है लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर में या गैस में चेंज करना। थर्ड आता है इसमें सॉलिड टू वेपर। ठीक है, फोर्थ आता है इसमें सॉलिड टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये चार ही टाइप लिखाए थे ना आपको। यस सर। हाँ, तो इसमें है आपके पास कि सॉलिड लिक्विड पहले आपका आता है, फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड लिक्विड। नाम से पता चल रहा है हमको कि जो सॉलिड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा चेंज। तो सॉलिड का मतलब जैसे सॉलिड है और ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो सॉलिड का मतलब जैसे हो गया आइस, और जैसे अपने आइस को यानी H2O सॉलिड में, इसको आपने चेंज किया लिक्विड में। लिक्विड का मतलब H2O लिक्विड में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन। अब फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग होता है सॉलिड टू लिक्विड में, तो रेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू, अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, फ्रीजिंग। तो रेट ऑफ फ्रीजिंग, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। यानी जिस हिसाब से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसी हिसाब से लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ऐसे अगर दूसरा आ गया लिक्विड टू वेपर्स, तो यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड लेना आपने और इक्विलिब्रियम में दिखाना है वेपर्स की। अब वाटर को ले लो लिक्विड में और वाटर को ले लो गैस में या वेपर्स में। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये तो आपका लिक्विड है और ये आपका वाटर वेपर है, वाटर वेपर। इसमें कौन सा होगा, अगर मैंने कहा सॉलिड सॉरी लिक्विड से गैस में कौन सी प्रोसेस होती है, लिक्विड टू गैस होती है इवेपोरेशन। हाँ, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, अब अगर गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। हाँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये आपका सेकंड हो गया लिक्विड वेपर्स। अब लिक्विड वेपर्स के बाद थर्ड आता है आपका सॉलिड वेपर। सॉलिड का मतलब अगर आपके पास कोई चीज सॉलिड है और वो चेंज हो गई किसमें, वेपर्स में। ठीक है, आपका एग्जांपल यहाँ पे आयोडीन से ले लेते हैं। आयोडीन है सॉलिड में, हीटिंग करोगे आप तो आयोडीन हो जाएगी आपकी गैस में। सर इसमें कैंपर भी आ सकता है ना एग्जांपल में। हाँ, कैंपर हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भी आपका सब्लिमेशन में आते हैं, तो सारे एग्जाम्पल इसमें ओके आ सर। सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इक्वल टू रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, और ये हो जाएगा सॉलिड इनटू गैस। तो दोनों में सेम प्रोसेस होती है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में या गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में और लास्ट इसमें आता है
सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड है और सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन में, यानी आपने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिला दिया और ये सॉल्यूशन में चेंज हो गया। जब आपने सॉलिड में किसी चीज को मिलाया है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अब जैसे सॉल्यूशन बन गया तो उसमें आता है पीपीटी बन जाता है, तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाएगा तो उसमें वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से चारों जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये आपका फिजिकल वाला फिनिश हो गया। तो फिजिकल की जो वो होती है कम होती है पूछने की, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिकल को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आता है लॉ ऑफ केमिकल, एक आपके पास लॉ आता है पहले यहाँ पे। लॉ कौन सा लॉ है पता है आपको केमिकल के लिए? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हम केमिकल में यहाँ पे एक मेन लॉ पढ़ते हैं यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे सॉलिड है और ये सॉलिड से ये कोई वो है आपका रिएक्टेंट और ये चेंज हो गया प्रोडक्ट में, ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता है इसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो यहाँ पे बन गया बी इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन के, जो ये है आपके पास रेट किसका, रिएक्टेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्ट करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और अगर इसके आगे कुछ लिखा है 1 2 3 4 तो ये पावर में चली जाती है, रेज टू द पावर ऑफ इट्स, इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। जैसे मैंने कहा अगर ये तो एक है, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के, ए की पावर एन में। तो यहाँ पे इस के को हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट के लिए आया है तो रेट कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, इसको कहेंगे एक्टिव मास, भी एक वर्ड यूज होता है एक्टिव मास, यानी जो मास एक्टिव है, यानी कि जो पार्टिसिपेट करता है इसको डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को, तो एक्टिव मास कह लो, या फिर हम कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी एक्टिव मास और कंसंट्रेशन एक ही हुआ रिएक्टेंट, और रेज टू द पावर ऑफ, रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो उसके आगे लिखा हुआ जैसे 1 2 3 4 5 तो उसकी पावर में चले जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आई है? यस सर। तो आपका ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका वो इसी के बेस्ड पे है, लॉ ऑफ केमिकल के ही ओके बेस्ड। सर। हाँ, तो इसे अप्लाई करना मेन है यहाँ पे। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिचुएशन अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2a + 3b गिव्स c + 4d। अब ये जैसे साइन है तो इस साइन किसका, इक्विलिब्रियम का साइन है, ये साइन है इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए की पावर 2
और b की पावर 3, यानी इसे कहेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो ये स्टोइचोमेट्रिक पावर है, ये स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू जो है वो पावर में चली जाएगी। अब प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसमें इसके डिफाइन क्या कहेंगे, अगर ये ज्यादा हुआ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास भी कह सकते हैं और मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, और रेज टू द पावर, ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो उसके आगे लिखा है वो पावर में चली जाएगी। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ओके सर। ये समझ में आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन। यस सर। अब ये पूरे क्वेश्चन आंसर में एक यही लॉ चलता है सारी जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे पहले। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब इसमें लॉ लग जाता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2a, यानी इसको स्मॉल ए दिखा दो, स्मॉल बी गिव्स स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे दो जगह के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, पहला किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट यानी ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए क्या होगा, ए और बी के लिए होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो उसको एफ लिख देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ए और ये बी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यानी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ये 4 ए लिखा है ऊपर पावर में, ये बी लिखा है पावर में। तो ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। अगर हमने इस लॉ को लगा दिया प्रोडक्ट के लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, देखो प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दो, अब उल्टा हो गई। अब ये है जो रिएक्शन, इस रिएक्शन से ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी स्मॉल डी। क्यों, क्योंकि जब बैकवर्ड जाओगे तब ये रिएक्टेंट का काम करेगा और ये प्रोडक्ट का काम करेगा। तो जो रिएक्टेंट है हम उसी को लिखते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे दोनों में तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे KF आ जाएगा। KF इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे बैकवर्ड में B आ जाएगा, KB, C की पावर C एंड D की पावर D। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब अगर मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया KF A की पावर A B की पावर B, ऐसे इसमें हो जाएगा KB C की पावर C और D की पावर D, ठीक है। अब K और B को अपोजिट में ले जाओ, एक साथ ले जाओ अपॉन में। यहाँ पे अगर हम अपॉन में ले जाते हैं इसको तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से अपॉन चले गया और ये पूरा ग्रुप यहाँ से अपॉन में चले गया। तो क्या हो जाएगा, KF अपॉन KB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। यानी कि इसी को, जो ये है आपका कौन सा, रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है
फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का। इसको हम एक वर्ड कहते हैं यहाँ पे केसी। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ध्यान रखना सीओडी क्या प्रोडक्ट है, तो अब डायरेक्ट याद रखेंगे हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसकी रेज टू द पावर ABCD जो उसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। समझ में आ गई इसकी वैल्यू कैसे निकाला हमने? यस सर। हाँ, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन को, तो इन शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन लिख दी, जैसे मैंने लिखा SO2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 हो गया। इसमें अगर हम क्या करेंगे Kc की वैल्यू निकालते हैं। Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये हमने भी निकाला था, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू है SO3, तो SO3 इसकी पावर 2 जो आगे लिखा है वो पावर में चली जाएगी, डिवाइडेड बाई SO2 की पावर 2 एंड ऑक्सीजन यानी O2। तो ये आपका हो जाएगा Kc का वैल्यू। Kc की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। यस सर। नीचे है। तो ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसको अप्लाई करना है आप, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है एज इट इज, इसमें आता है एप्लीकेशन पार्ट, क्वेश्चन आंसर आएंगे जैसे अभी दिया था आपको, और उसके बेस पे आपको करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इक्विलिब्रियम का साइन हो गया। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, Kc की वैल्यू कैसे आएगी इसमें? सर यहाँ पे इनके मोल्स का स्क्वायर लेने केसी के लिए। हाँ, तो बताओ Kc इज इक्वल टू क्या होगा? Kc इज इक्वल टू सर 6/4 आएगी वैल्यू। नहीं, इसमें देखो इसको लिखना है, जो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखो NH3 इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई फिर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है N2 और यहाँ पे H2 की पावर 3 हो जाएगी बस। ओके सर। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी उसे आप पुट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ मींस जो ये मोल की पावर है ये उसके ट्वाइस हाँ होल में आ जाएगी पावर। हाँ, ओके सर। उसके उसके पावर में चली जाएगी। जैसे मैंने कहा आपको H2 इसको बैलेंस इक्वेशन करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अब मैंने कहा इसमें बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इस रिएक्शन के लिए, तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? सर H2 की पावर होल ट्वाइस हाँ अपॉन H2 की पावर 2 हाँ एंड O2 हाँ, ये मल्टीप्लाई में इनटू O2। ठीक यस है, सर। इस तरीके से आपको निकालना है Kc का फॉर्मूला। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आता है आपके पास, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको कोई भी रिएक्शन दी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है हमने हर एक केस में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन ही अप्लाई होता है सब जगह। अब इसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं
तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी इसमें अप्लाई हो गया, और दूसरा क्या भी हो गया अप्लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसमें कुछ आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट आता है कि जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट। तो ये उसमें भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। दूसरा इसमें भी वही होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तीसरा ये भी कह सकते हैं डायनामिक प्रोसेस होती है। डायनामिक का मतलब कंटिन्यू चलती जाएगी, ऐसा नहीं, स्टैटिक होता है रुक जाना, तो ये रुकेगी नहीं, रिएक्शन चलती रहेगी, हाँ वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, वैल्यू फिक्स हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि प्रोसेस चलती रहेगी बस, ठीक है, मेजरल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसी भी डायरेक्शन में अटेंड हो जाता है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो किसी भी साइड अटेंड हो सकता है। यानी जैसे हम उसमें पढ़ते थे ली चैटली प्रिंसिपल, अगर याद होगा, तो ली चैटली प्रिंसिपल में कहते थे कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी किधर भी किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, आइदर साइड या आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड में, ये डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ली चैटली प्रिंसिपल पे, फॉरवर्ड होना चाहिए या बैकवर्ड होना चाहिए। तो जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है और बैकवर्ड में भी शिफ्ट हो सकता है। जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है वो चीज ज्यादा बनता है। अगर ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो रिएक्टेंट ज्यादा बनता है, ठीक है। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो किसी भी डायरेक्शन में अटेंड हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब हम लास्ट में इसमें पढ़ेंगे ली चैटली प्रिंसिपल, तो वो बताता है कि टेम्परेचर और उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसके बाद है कि इसका कैटलिस्ट में अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका। फिफ्थ पॉइंट, जो कैटलिस्ट होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट डालेंगे हम, उससे इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये सिर्फ किस में हेल्प करता है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, कि जल्दी से आ जाए। तो ये रिएक्शन को फास्ट करेगा, बस इसका काम क्या, रिएक्शन को फास्ट करना, और फास्ट करने से इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। कोई चीज थोड़ी देर आनी थी वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का, ठीक है। और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इक्विलिब्रियम होता है इसका कैटलिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट को डाल के इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाएगा, अटेंड क्विकली, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि ये रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कितने परसेंट तक रिएक्शन हो रही है। जैसे कोई रिएक्शन होगी 60% तक, तो 60% के बाद इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, किसी में 50% के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसी में 40% के बाद ही इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, यानी किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम अटेंड हो जा रहा है।
किसी में 70% रिएक्शन हो रही तब इक्विलिब्रियम आता है, अटेंड होता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हर एक जो इसका एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि किस एक्सटेंट के बाद इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है। किसी में जल्दी हो जाएगा, किसी में 10% में इक्विलिब्रियम अटेंड हो जा रहा है, किसी में 60, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 25। तो इस सबके लिए क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड होती है जो अलग अलग हो सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो बताएगी कितना एक्सटेंट हुआ, कितने परसेंट तक ये, कितने परसेंट के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया इसमें। ठीक है, यस सर। हाँ तो यहाँ तक ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें यही पूछता है, सिर्फ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो केवल टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करती है बस, बाकी नहीं। यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यानी कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा तो जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बाकी और कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। अब आता है यहाँ से, ये भी आपका फिनिश हो गया है। तो ये सारे हमने पॉइंट कवर अप कर दिए इक्विलिब्रियम से लेके यहाँ तक के, कैरेक्टरिस्टिक से लेके। तो यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम आई इसमें? आवाज आ रही है मेरी? सर अभी ब्रेक हुई थी आपकी आवाज। अच्छा, हाँ तो मैंने कहा यहाँ तक में अभी देखो कोई प्रॉब्लम आई? नो सर। यहाँ तक ठीक है ना सब? आगे बढ़ यस सर। जाते हैं, हम आगे इसके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है गैसियस फेज में क्या होगा? कांस्टेंट इन गैसियस फेज। ठीक है, गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में एक्चुअल में क्या लगता है, प्रेशर अप्लाई होता है। तो जो गैसियस फेज है हम उसको प्रेशर के बेस पे मेजर करते हैं। ठीक है, गैसियस फेज में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रेशर के बेस पे करेंगे। जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिखी, ए बी बी वाली लिखी थी, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो अगर मैंने कहा इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज में बताना है तो इसे हम कहते हैं पी, के पी। के पी इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला सेम होता है, बस पहले प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा फिर रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ सी और रेज टू द पावर स्मॉल सी इनटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर स्मॉल डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए एंड प्रेशर बी रेज टू द पावर बी। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। तो जब भी गैस फेज होगा तो गैस फेज में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे यहाँ पे प्रेशर को। ठीक है, ये समझ में आया? जब भी गैस, यस सर। हाँ जो गैस फेज होगा तो गैस फेज में हम लोग किसको यूज करेंगे, प्रेशर को। ठीक है, तो प्रेशर के बेस पे हम, तो जहां पे हमने कंसंट्रेशन लिखा था वहां पे हम प्रेशर लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ओके सर। अब देखो, सर प्रेशर की वो वैल्यू गिवन होगी हमें इसमें। हाँ प्रेशर की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन प्रेशर के साथ एक कंडीशन और आ जाती है कि जो प्रेशर होता है वो किसके लिए अप्लाई होगा जनरली, पार्शियल प्रेशर। इसमें जो हम प्रेशर को यूज करते हैं वो किसके लिए करेंगे, गैस के लिए ज्यादातर,
क्योंकि गैस के में होता है, तो ये पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, गैस के लिए ज्यादा होता है क्योंकि गैस ही प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर जो यूज होता है जनरली किसके लिए होता है, गैस के लिए यूज होता है बस, बाकी नहीं होता। सॉलिड या लिक्विड को मान के चलते हैं हम कि गैस ये प्रेशर, क्योंकि जितना उसका वेट होता है वही प्रेशर होता है, तो एग्जर्ट नहीं करती वो। अब देखो इसके बाद आता है केपी और केसी में रिलेशनशिप। केसी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, और केपी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैस फेज में। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को अप्लाई करते हो तो इसमें हम आइडियल गैस को ले लेते हैं ज्यादातर। तो आइडियल गैस के बेस पे फॉर्मूला क्या बनता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ठीक है, और जो n और n अपॉन V होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, से कहते हैं C कंसंट्रेशन RT। तो CRT भी हो सकता है, तो P इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, P इज इक्वल टू CRT। ठीक है, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ओके सर। हाँ, तो अब यहां से आगे, अब इसको सीधा वैल्यू पुट कर दो बस, जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी, कौन सी इक्वेशन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये साइन बनाना जरूरी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम, तो इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अब अगर मैंने कहा इसमें के सी बताओ, तो के सी को कंसंट्रेशन से करेंगे, तो सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन की पावर डी अपॉन ए की कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कंसंट्रेशन सी की पावर सी, कंसंट्रेशन डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए की पावर ए और कंसंट्रेशन बी की पावर बी। ऐसे भी दिखा सकते हैं हम इसे, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो उसके लिए सी वर्ड यूज होता है। तो चाहे आप उसे ब्रैकेट में दिखाओ, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, या सी लिख दो। और अगर मैंने कहा इसके लिए के पी बताओ, तो पी के लिए प्रेशर आ जाएगा, तो प्रेशर सी की पावर सी इंटू प्रेशर डी की पावर स्मॉल डी अपॉन प्रेशर ए की पावर स्मॉल ए प्रेशर बी की पावर स्मॉल बी। ये दोनों समझ में आ गए? यस सर। हाँ, अब देखो इसको चेंज कर दो, केपी। अभी मैंने आपको बोला था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है CRT बस, है ना। ओके सर। CRT अभी निकाला था हमने, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर है उसको चेंज कर देंगे, किसमें, CRT में चेंज कर देंगे। जहां पे प्रेशर लिखा है वहां पे लिखेंगे हम CRT। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। ये समझ में आ गया दोनों तीनों पॉइंट आपको, 1 2 3? यस सर। अब देखो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो बस। तो हमने कहा कि के पी इज इक्वल टू पी की पावर सी पी की पावर डी पी की पावर ए पी की पावर बी। अब इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पे पी की जगह पे हो जाएगा CRT, इसकी पावर सी, ऐसे CRT इसकी पावर टी की पावर डी, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे CRT ए की पावर ए और CRT बी की पावर बी। हो सकता है ये,
यस सर। हाँ, हमने क्या किया, P इज इक्वल टू CRT कर दिया बस। अब यहाँ पे रखेंगे इसको, तो अब इसको क्या करो, RT को अलग कर दो क्योंकि सब में RT है। तो क्या हो जाएगा, C की पावर C, C की पावर D, C की पावर A, C की पावर B इंटू RT की पावर C, फिर RT की पावर D, RT हमने सबसे हटा दिया, RT की पावर A और RT की पावर B। ठीक है, अब देखो ये आपने कहीं देखा है पहला वाला पोर्शन कहीं पे भी, ये वाला पहला? ये सर केसी की में दिखा है, केसी हाँ, वाले तो यहाँ पे इसको इक्वेशन क्या में। लिख सकते हैं हम, KC लिख देंगे। अब देखो RT केसी है, इंटू आर टी। हाँ, RT की पावर क्या हो जाएगा, C इंटू डी, सर तो सी। C प्लस टी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यस। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ऐसे प्लस होती है डिवाइडेड बाई, सर। और ये RT की पावर ये भी प्लस हो जाएगी, A और B। ए प्लस बी। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन सर माइनस। माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा KP इज इक्वल टू KC RT की पावर C प्लस टी और माइनस A प्लस B। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए हम कह देते हैं डेल एन जी, RT की पावर डेल एन जी, जैसे उसमें था डेल एन जी वाला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया KP का। तो ये रिलेशनशिप हो गया KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल एन जी। ओके सर। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसमें। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद है नेक्स्ट वन इज कि किस कंडीशन में KP ज्यादा होगा, किस कंडीशन में KP कम हो जाएगा। देख, KP इज इक्वल टू है KC RT की पावर डेल एन जी। अब मैंने एक रिएक्शन लिख दी, जैसे मैंने कहा SO2 गैस का प्लस O2 गिव्स SO3। ठीक है, इसमें आपको बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी इस रिएक्शन में, KP या KC। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, डेल एन जी। सर -1 आएगी। हाँ, -1। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैस में, सारे गैस में ही है तो ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा -2 + 1, तो 3 हो गया, तो -1 हो गया। अब बताओ, अगर इसकी वैल्यू -1 होगी तो कौन बड़ा होगा, KP बड़ा होगा या KC बड़ा होगा? सर केपी बड़ा होगा। कौन? केपी। नहीं, KC बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे KP इज इक्वल टू KC, और यहाँ पे RT की पावर -1, -1 का मतलब क्या हो, डिवाइड में चला जाएगा, जाएगा डिवाइड में, यस सर। KC अपॉन RT हो जाएगा। आर टी। तो KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP सर इंटू केपी RT। इंटू आर टी। हाँ, तो अब बताओ कौन बड़ा है? सर केसी। हाँ, फिर KC बड़ा है, तो अगर ये माइनस में होता है इसका साइन, ठीक है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, KC, और अगर प्लस में होता है तो KP बड़ा हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा ओके। आपको, हाँ, उससे इक्वेशन से देखना पड़ेगा कि डेल एन जी की वैल्यू आ क्या रही है। ठीक है, वहां से आपको इसके सारे चीजें बनेंगे इसमें। ठीक है, और इसी से इसकी यूनिट डिसाइड होती है, यानी इसकी यूनिट फिक्स नहीं होती, इनकी यूनिट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। ये आया समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, तो इसमें ये कहता है कि बताओ किस कंडीशन में KP बड़ा होगा, किस कंडीशन में KC छोटा होगा। तो ये आपका KP KC में रिलेशनशिप हो गया पूरा, KP KC में रिलेशनशिप। और आपका एक होता है कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
एप्लीकेशन ऑफ केसी। तो अगर वो कहता है केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन जाएगी लगभग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। केसी की वैल्यू अगर इससे कम होती है तो ये चल जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और लगभग लगभग 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में, एग्जैक्टली हम इसको कह नहीं सकते इसको। अच्छा ये -3 कर देना, फिर अगर -3 से कम हुई तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, +3 से ज्यादा हुई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में हुई तो फिर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड में भी हो सकती है और बैकवर्ड में भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के बेस पे। ठीक है, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों हो सकता है। तो ये एक है केसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कई बार जब आंसर आएगा आपके पास तो आपको देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो उसके बेस पे डिसाइड हो जाता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये लगभग लगभग आपका एक पॉइंट इसमें बचा है बस, ली चैटले प्रिंसिपल, और एक है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी का। केसी में जैसे अगर हमने रिएक्शन को स्क्वायर कर दिया या डिवाइड कर दिया तो वो क्या होगा, उससे केसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस ये 2 पॉइंट बचे तो ये आपका केमिकल भी फिनिश हो जाएगा। तो केमिकल और आयनिक ये लगभग लगभग कल आपके फिनिश हो जाएंगे 2 दिन में। ठीक है, तो आज इसको एक बार देख लो। ओके सर। हाँ, ये पहला दिन है तो इसमें आपको इसको देख लो, जो चीज नहीं आएगी उसे दोबारा पूछना मुझे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर ओके लेता हूँ। सर। हाँ, और जब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे जो तो उसको दोबारा रिपीट करके मुझे पूछना, तो मैं भी आपको आंसर की भेजता हूँ। ठीक है, तो इसमें से चेक करो आपने कितने आंसर सही हैं कितने गलत है, कौन सा नहीं आया आपको, फिर उसे दोबारा मुझे आज या कल में पूछ सकते हो। आज अभी देख कर अगर लगेगा आपको पूछना है तो मुझे मैसेज कर देना पहले। ठीक है, या फिर ओके सर। ठीक, तो मैं आपको आंसर की भेजता हूँ उसके जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। ये याद कर लेना बस ओके। इसके पॉइंट। हाँ, ओके सर। क्योंकि ओके, थैंक यू सर। ठीक है।